इस हादसे की वजह से वो तबाह बर्बाद हो गई थी। इसके अपने इससे छूट गए। ज़िल्लत व रुसवाई इसका मुकद्दर बन गई और वो शख्स अपनी फ़तह का जश्न मनाना चाहता था। इसके दिलो दिमाग से सुलग उठा। इसने वहशत से गुलाब मोतियों की लड़ियों को नोच डाला। बेड की चादर पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को चादर समेत कारपेट पर फेंक दी। इसका वजूद गम व गुस्से से काँप रहा था। मामू ने छोड़ दिया, मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं क्यों ज़िंदा बच गई? मर जाना चाहिए था मुझे, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। वो अपनी बेड पर लेटी ये सब सोच ही रही थी जब एक नर्स इसके रूम में आई। हेलो, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। नर्स की आवाज़ पर से सर उठाकर देखा। नर्स बेड के पास हैरान परेशान इसकी दवाइयाँ लेकर खड़ी थी। अलीज़े की नीली आंखों में सुर्खी के साथ वहशतें फैली थी। सर्द चेहरे पर पसीना था। आपकी दवाई का टाइम हो गया है मैम। नहीं चाहिए मुझे दवाई, नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। इसने बेदर्दी से हाथ में लगी ड्रिप नोच कर फेंक दी। नर्स जो पहले हैरान परेशान खड़ी थी, इसके हाथ से ट्रे छीनकर सामने दीवार पर दे मारी। मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती, नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी। यही लफ्ज़ वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इसने वहशत से गुलाब व मोतियों की लड़ियों को नोच डाला। बेड की चादर पर बिखरी गुलाबों की पत्तियों को चादर समेत कारपेट पर फेंक दिया। इस वक़्त वो होश व हवास से बेगाना थी। नर्स इसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो भरी हुई छेड़नी बनी हुई थी। नर्स को उसने धक्का दिया। साइड टेबल पर रखी चीज़ें और दवाइयों की बोतलें वो ज़मीन पर मार-मार कर तोड़ रही थी। इसके मुँह से वही अल्फ़ाज़ मुसलसल निकल रहे थे। पूरे बाल बिखरे पड़े थे। सर मैम को न जाने क्या हो गया, जल्दी से आप इनके रूम में आ जाएँ। सीखम खान लॉन में मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था जब नर्स की बौखलाई घबराई सूरत और उसके लफ्ज़ों ने इसके इर्द-गिर्द खतरे का सायरन बजाया। वो दौड़ता हुआ इसके कमरे में आया। अंदर कदम रखते ही ज़ख़्म को अपने दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। अली से सामने फ्रूट काटने वाली छुरी उठाई, शायद कलाई की नस काटने वाली थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। इसकी नीली बड़ी-बड़ी आँखों में वहशत थी। दीवानगी जुनून इसकी आँखों में नज़र आ रहा था। बिखरे बाल, जर्द चेहरा, गुलाबों पर गालों पर बह रहे आँसू। ज़िख़्म के ऑफ वाइट सलवार सूट में इसका वजूद क़यामत की तबाही लिए हुआ था, जो डॉक्टर के कहने पे मुलाज़िम ने चेंज किया था। ज़िख़्म इसकी हालत देखकर हैरान रह गया। अली सी ये क्या कर रही हो? ज़िख़्म इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। तुम भी सब जैसे हो जैसे मेरे बाप ने मुझे धुतकारा। माँ मुझे छोड़ गई उस दुनिया में अकेला। मामू, मामी, तहरीम, शफ़ा सब ने छोड़ दिया। अब क्यों? अब तो मैंने मामू की बात मानकर शादी के लिए भी राज़ी थी, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो जुनूनी हो रही थी। ज़ख़्म को अपने करीब आता देखकर इसे तेज़ी से कलाई पर छुरी चलानी चाहिए। ठीक इसी लम्हे ज़िख़्म ने इसका हाथ पकड़कर मुड़ा तो छुरी नीचे जा गिरी। ज़िख़्म ने पैर मारकर छुरी सोफ़े के नीचे सरकाई और उसे सीने में बींचा। इससे ज़रा भी ग़फ़लत हो जाती तो ये सोच ही इसके लिए जानलेवा थी। शीशी, बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बड़े प्यार से इसके बाल संवार रहा था इसे रिलैक्स करने के लिए, मगर वो तो जैसे होश व हवास की दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर चुकी थी। ज़ोरों कतार रोती वो खुद को इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इतने में नर्स इंजेक्शन लेकर अंदर दाखिल हुई। कमरे की बिखरी हालत देखकर अलीज़े की तरफ बढ़ी और इंजेक्शन इसके बाजू पे लगा दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं ज़िंदा रह बाकी के अल्फाज पूरे करने से पहले ज़ख़्म के बाजू में झूल गए। इसे बड़ी मोहब्बत से इसका मासूम और पाकीज़ा चेहरा देखा। वो कितना पागल था जो इसे गलत समझ रहा था। क्यों नहीं समझा? शादी इसकी मजबूरी भी हो सकती है। इसने तो हाथ भी उठाया था इस पर। इसके अलीज़े तो शबनम के पहले कतरे की तरह साफ शफाफ और पाकीज़ा है। जब इसकी आँख खुली तो इसने खुद को एक पुरअसाइश कमरे में पाया। शायद सबसे पहले इसी कमरे में लाई गई थी। इस वक्त तो इसे कुछ होश नहीं था, बस मामू से मिलने की जल्दी थी। बीबी खाना खा लें। एक पठानी औरत इसके लिए खाना लेकर आई तो इसने खाने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद ज़िग़्म खान कमरे में आया। तुमने खाना नहीं खाया? लीजिए। क्यों लाए हो मुझे तुम यहाँ? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे जाना है यहाँ से। इसने सर्द लफ्ज़ों में नफ़रत भरे अंदाज में कहा तो इसकी एक ही जिद थी, जबकि अब कोई ठिकाना भी नहीं था इसका। अब तुम मेरी इज़्ज़त हो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता, अपना जाने की इजाज़त दे सकता हूँ इज़्ज़त हूँ। और कितने दिन इस इज़्ज़त को सँभालोगे? जल्द ही इस इज़्ज़त से बेज़ारगी और कोफ्त आएगी तुम्हें। अपनों की खातिर इस इज़्ज़त को दो बोल कहकर बेइज़्ज़त करोगे, तब ये इज़्ज़त और अपने अल्फाज़ शदीद शायद तुम्हें याद भी ना हो। इसलिए बेहतर है अभी से कोई फ़ैसला कर लो। छोड़ दो मुझे। वो सफ़ाकी से बोली, इसकी ज़बान से जैसे ज़हर उगल रहा था।
وہ بھی کیا کرتی، وہ ماضی ایک بار پھر دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا وہی تو اس کے ساتھ ہوا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے، وہ راضی تھی اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ وہ بھی ایک امیر زادی کی خواہش اور نام نہاد محبت تھی۔ اب اس شخص کا بھی کچھ ہی دعویٰ تھا۔ تم سب کو ایک جیسا کیوں سمجھتی ہو؟ مجھ پہ یقین کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اس کو شانوں سے تھامتے پر یقین لہجے میں مضبوطی سے بولا، کیا یقین کروں؟ میرا تو اپنوں نے ہی یقین اعتبار پر سے بھروسہ اٹھا دیا ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارا۔ اس نے لیزے کو اپنے قریب کیا۔ نہیں چاہتے مجھے تمہارا نہیں چاہیے مجھے تمہارا عارضی سہارا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ زیخم کو اس کا یوں پیچھے کرنا برا تو بہت لگا، مگر اب برداشت کر گیا۔ اچھا غصہ مت کرو جانم، میں آفس جا رہا ہوں، تم اتنے میں ناشتہ کر لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس کا آہستگی سے سر تھپتھپا کر بولا، اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نرمی سے بولا، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کسی بھی طرح کا ڈپریشن اس کا نروس بریک ڈاؤن کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ تلخی سے بولی، اور افسوس میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے تم میری محبت تھی، مگر اب میری عزت بھی ہو۔ اور وہ سرد بحری سے بولا۔ وہ اس علیزے سے کس قدر مختلف لگ رہی تھی جو اسے خانم بھائی کی کوئی پر نظر آئی تھی۔ کتنے دن اس عزت کو سرائے کا مہمان بناؤ گے؟ 1 سال، 2 سال یا پھر چند مہینے؟ نفرت سے بولی، شٹ اپ آئی سے شٹ اپ۔ وہ سختی سے اس کے شانوں کو پکڑ کر دھاڑا تھا، پھر جھنجھلاتا ہوا مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ کوئی بات نہیں کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ باہر آ کر اس نے دیوار پر 2 3 پنچ مار کر اپنا غصہ کم کرنا چاہا۔ زخم کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی ایک 15 16 سالہ لڑکی، خوبصورت لڑکی کمرے میں آ گئی۔ بی بی صاحب آپ ناشتہ کر لیں، صاحب ہم کو بولا آپ کا خیال رکھے۔ وہ لڑکی پٹھانی تھی اور اسی لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے ناشتے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے مجھے شاور لینا ہے، اس نے اپنے اندر سے اٹھتی اسمیل پر کہا اور مڑ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ پریس شدہ کپڑے ترتیب سے ہینگر میں سیٹ تھے۔ اس نے پرجوش نظروں سے دیکھتے ہوئے براؤن شلوار سوٹ نکالا جس کے ساتھ بلیک خوبصورت سا ویسٹ کوٹ تھا۔ اس نے کوٹ چھوڑ کر سوٹ نکالا۔ زخم کا سوٹ اس پر بے حد ڈھیلا اور بڑا رہتا، مگر اسے یہ پہننا ضرور مجبوری تھا، اس لیے کہ اس کی نفاست پسند طبیعت پہ یہ لباس کرا گزر رہا تھا، اور جو 2 دن پرانا ہو چکا تھا۔ وہ نہا کر فریش ہوئی تو وہی ملازمہ لڑکی ناشتہ لے آئی۔ بی بی آپ ناشتہ کر لو ورنہ خان ہم سے ناراض ہوگا۔ اس کی ڈری سہمی صورت پہ وہ نرمی سے بولی، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر وہ وہیں پھیل کر بیٹھ گئے۔ جی گل جانا نام ہے ہمارا، یہاں ہم اپنے بابا کے ساتھ ملازمت کرتا ہے، وہاں گاؤں میں ہمارا اماں ہے، چھوٹی بہن ہے۔ فکر مت کرو گل جانا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر بی بی انہوں نے پوچھا تو وہ خان غصے کا بیت تیار ہے بی بی صاحب؟ وہ ہونس فکر مند تھی، کچھ نہیں ہوتا، میرے لیے بس چائے بنا دو، اتنی خوش قسمت کہاں جو اتنی جلدی مر سکوں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ آپ اس سوٹ میں بہت خوبصورت دکھتا ہے، اس نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ اس کم بخت خوبصورتی نے یہاں پہنچایا ہے، کم صورت اور بدصورت لوگوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کسی کو محبت ہوتی ہے، شاید اس لیے کسی کی گنتی میں نہیں ہوتے۔ وہ تلخی سے مسلسل مفتی انداز میں سوچ رہی تھی، اس پہلو پر غور نہیں کر رہی تھی کہ ہمیشہ انسان خوبصورتی کو سراہتا اور پسند کرتا آیا ہے، مگر محبت خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان ایسی چہروں سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے جو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتے۔ مگر بات پھر اس محبت، اس لطیف جذبے کی ہے کہ یہ بے اختیار جذبہ ایسا ہے کہ انسان کا دل کسی کے آگے بھی ہار سکتا ہے، اس کے لیے حسین ہونا ضروری تو نہیں ہوتا۔ اور زیخم خان تو اس کی آنکھوں کے درد میں ڈوب گیا تھا، اسے ایسا جھگڑا کہ وہ اپنا آپ ہی بھول گیا۔ آپ خان کا کون ہوتا ہے بی بی؟ گل جانا کی آواز اسی سوچ سے کھینچ لائی تھی۔ میم، اس کے اندر جیسے جذبات شور مچانے لگے۔ 3 دن پہلے سب اس کے تھے کہ دنیا اس کے لوگ، پھر ماموں مامی تحریم شفا، مگر اب وہ کسی کی نہیں رہی تھی، صرف مسز زخم یار خان رہ گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ بوجھ اور الزام بن گئی تھی۔ اس بوجھ و الزام کو اپنا نام دیا تھا، کتنا عظیم شخص تھا وہ،
ہاں اس کے اندر تلخی سی پھیلنے لگی، دل جیسے سلگنے جلنے لگا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں زیخم یار خان، تم اس بوجھ کو کتنے دن اپنے گلے کا ہار بنا کر رکھتے ہو؟ جب دنیا کی حقیقت اور سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ساری محبت دھری رہ جاتی ہے۔ تم بھی جلد اکتا جاؤ گے اور میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گی جب تم اس الزام بوجھ سے دامن چھڑوانا چاہو گے اور محبت کی باتیں تمہیں بودے اور فضول لگیں گی۔ اس کی سلگتی نظریں کب سے اٹھتی بھاپ پر جمی تھی اور اس کی پرسرار خاموشی اور سپاٹ تاثرات پر گلجانہ بھی اسے کچھ بھی کہے بغیر باہر چلی گئی۔ کل سے عائشہ اداس تھی، نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی، بس اپنے کمرے میں بند تھی۔ علیزے کو اپنے طور پر اریان نے ڈھونڈوانا چاہا تو زوار بھائی نے منع کر دیا اور اسے زخم سے علیزے کے نکاح کے بارے میں بتا دیا اور عائشہ کو ابھی بتانے سے منع کر دیا۔ آج جب زیخم کی کال آئی، اس نے کہا کہ عائشہ کو کل علیزے سے ملوانے کے لیے لے کر آ جائے، تو اریان رات کے کھانے کے بعد اسے یہ خوشخبری سنانے اور اسے منانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ عرشی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بیڈ پر کوئی نہیں تھا۔ عرشی، کہاں ہو تم؟ اریان روم میں آ کر ادھر ادھر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ باتھ روم کی بھی لائٹ آف تھی۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کرتا جب ایک ہی تکیہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے منہ پر لگا۔ اف! اریان ہڑبڑا گیا، اس نے جلدی سے لائٹ کے بٹن پر ہاتھ مارا، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ عائشہ بیڈ کے نیچے بیٹھی تھی، اریان کو دیکھتی ہاتھ میں پکڑا وہ تکیہ اسے وہیں سے پھینک کر مارا جس کے اس بیچارے کی کوئی خبر نہیں تھی، اور لائٹس آن ہونے کے ساتھ ہی دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک تکیہ کوشن اس پر آ کر برسانے لگی۔ عرشی، عرشی یار کیا کر رہی ہو؟ میری بات تو سنو، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ نکلو میرے کمرے سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ اب اس کے پاس آ کر اسے دھکے دینے لگی۔ ارے میری ماں، میری بات تو سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ کیسے اس دن روب دکھا رہے تھے، کیا میری غلطی تھی؟ اریان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کی کمر سے لگا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑا۔ اچھا بات سن لو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، جلدی پھوٹو منہ سے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ علیزے کا پتہ چل گیا ہے۔ اریان نے اسے اسی طرح پکڑا پت بتایا۔ کیا کہا آپ؟ کیسے؟ وہ ابھی کہاں ہے؟ ایک ہی سانس میں سے سارے سوال پوچھے۔ اب تو اریان خود کو چھڑوانا ہی بھول گئی تھی۔ تم سنو گی تو بتاؤں گا نا۔ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں، چلو آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے سائڈ پر لے بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اب جلدی بتا بھی دو، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اریان کو چپ دے کر وہ بھڑک اٹھی۔ اچھا مجھے کیا ملے گا پھر؟ وہ آرام سے پیر لٹکا کر بیڈ پر لیٹا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ ٹھیک ہے، لے لینا تم جو چاہے۔ اس وقت اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ علیزے کے بارے میں سن کر اس کے سامنے بیٹھے اس کی منتیں کر رہی تھی اور اریان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو سنو پھر، علیزہ زیخم بھائی کے پاس ہے۔ کوئی ٹریجڈی ہو گئی تھی علیزے کے ساتھ جس سے زیخم بھائی نے اسے بچایا۔ اب وہ ان کے نکاح میں اور آرام سے ان کے گھر میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں کل علیزے ملوانے لے کر آ جاؤں۔ اریان، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عائشہ نے اس کی شارٹ کا کلر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہی سن کر خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ اس کی دوست مل گئی اور شادی بھی اس کے پیارے بھائی سے ہو گئی۔ ہاں سچ۔ اریان نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرا لیا، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ اچھا پھر ابھی علیزے سے ملنے چلتے ہیں نا؟ نہیں ابھی نہیں، اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آرام کر رہی ہے، اور پھر ٹائم بھی تو زیادہ ہو گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا علیزے کا؟ زوار بھائی نے بتایا تھا۔ اریان نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلاب کی طرح کھل گیا تھا، اور اسے دیکھ کر اریان کا دل، وہ تو یہ بھی بھول گئی کہ اس سے ناراض تھی۔ چلو اب مجھے میرا انعام دو، اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ او چلو چائے بنا کر لاتی ہوں، تمہیں کیا یاد کرو گے؟ عائشہ اٹھنے لگی جب اریان نے واپس اس کو خود پہ گرایا اور کروٹ بدل کر اس کو بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پر جھکا۔ یہ سب ایک سیکنڈ میں ہوا۔ عائشہ کی سانس تیز ہو گئی اور چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے چائے کی نہیں، چاہ کی ضرورت ہے، اریان نے خمار بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں عائشہ کا چہرہ جھلسا دے رہی تھیں۔ ارے اریان جانے دو، عائشہ نے بڑی مشکل سے کہنا چاہا جب یہ اریان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ششی، اس وقت بس محسوس کرو عرشی، میرے پیار، میری محبت کو۔ اس نے عائشہ کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی، پھر باری باری دونوں آنکھوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے نکاح میں ہے۔ ہر وقت لڑنا الگ بات ہے، مگر اس وقت عائشہ کی جان حلق میں آئی ہوئی تھی، اور اریان کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نشیب کو بڑی محبت سے چھو رہا تھا۔ اسے شام میں جانا تو وائٹ ہاؤس میں ہی تھا، مگر ضروری میٹنگ اور آفس کے کام کی وجہ سے وہ رات تک مصروف رہا۔
रात को वो व्हाइट हाउस जाने की बजाय अपने दूसरे बंगले पर आ गया, जहाँ गांव से लोग आकर रुकते थे। इसका दिल बहुत बेचैन था, एक पल के लिए भी सुकून में नहीं आ रहा था। शायद सुबह से अलीजे को नहीं देखा था इसने। फ़ोन पर ही इसने गुलजाना को अलीजे के लिए हिदायत देती थी, जबकि दूसरी तरफ गुलजाना इसे बताना चाहती थी कि इसकी और गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर अलीजे ने इसकी बात को अहमियत नहीं दी। इसने अपनी खुदसरी और ज़िद में खाना भी नहीं खाया था, और इस मुस्तकिल भूख, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से शाम से तेज़ बुखार में मुब्तला थी। अब तो कमज़ोरी से इसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। वो मुकम्मल बेहोश थी। रोती हुई गुलजाना यूसुफ के पास चली आई। पापा, तुम कुछ करो, खान को फ़ोन करके बताओ बीबी की हालत बहुत ख़राब है। अगर बीबी को कुछ हो गया तो खान हमको जान से मार देगा। इसका खौफ और रोना देखकर यूसुफ खान, जो गार्ड के फ़राइज़ अंजाम देता था, वो भी घबरा गया। इसने ज़मीर गुल से खान का नंबर लेकर इन्हें फ़ोन किया तो वो इसकी इत्तला पर धाड़ा था। क्या कह रहे हो यूसुफ खान? और तुम मुझे अब इत्तला दे रहे हो? वो गुस्से और झंझलाहट में इस पर चीख उठा। जब इसका दिल इतना बेचैन था, न जाने क्या हालत होगी अलीज़े की। फौरी तौर पर इसने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके व्हाइट हाउस भेजने की ताकीद की, और फिर खुद भी भागते हुए नीचे आकर गाड़ी निकाली और तेज़ी से वहाँ निकलता चला गया। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे, और ना इसे अपनी जान की परवाह थी, ना दुश्मनों का डर। इसकी गाड़ी फुल स्पीड से व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ी थी। सुनसान रोड की वजह से वो जल्द ही व्हाइट हाउस पहुंच चुका था। आधे घंटे का रास्ता इसने 15 मिनट में तय किया था। पीछे इसके गार्ड की गाड़ी भी थी। मेज भी रुकी। शेर खान एक पल के लिए भी अपने खान से गाफिल नहीं होता था। डॉक्टर गर्दीवी अब तक नहीं आए थे। इसने कमरे में आकर बेहोश पड़ी अलीजे को देखा, जिसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। इसने नरमी से इसका चेहरा छुआ तो तशवीश और परेशानी ने इसे झंझोर दिया। अलीजे, अलीजे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम यूँ आसानी से मेरी ज़िंदगी से नहीं निकल सकती। वो पागल बना इसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जो इसके बाजू में बेजान सी पड़ी थी, जिसे देखकर ज़ख्म की अपनी जान निकल रही थी। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो होश में आकर लब पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा। डॉक्टर गिरदेजी आ चुके हैं, मुलाजिम इन्हीं की इतला देने आया था। डॉक्टर ने अलीजे को चेक करके फौरी तौर पे 2 इंजेक्शन लगाए, और ड्रिप भी कमज़ोरी की वजह से लगाई, जिसे ख़त्म होने पर चेंज करना ज़रूरी था, जिसकी ज़िम्मेदारी ज़िख़म खान ने खुद ली थी। अब बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं करने वाला वो अलीजे के मामले में। और 3 घंटे के बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे दवाई भी देनी थी, इसलिए ज़िख़म खान का अब सोने का इरादा नहीं था। इसने डॉक्टर के जाते ही गुलजाना की खबर ली। साहब, हम क्या करता, बीबी हमारा बात सुनता ही नहीं था। हमको माफ़ कर दो। इसके गुस्से के खौफ से वो लरस रही थी। इसके आंसू तवादर के साथ गालों पर बह रहे थे। इस घर को एक ज़िम्मेदार मुलाज़िम की ज़रूरत है, तुम्हारी तरफ गैर ज़िम्मेदार की नहीं। यूसुफ खान ने इसे कल ही गाँव छोड़ा और गुलज़री को ले आना। इसने सख्ती के साथ ऑर्डर सुनाए और कमरे की तरफ बढ़ गया। 1 घंटे के बाद अलीजे के चेहरे में पसीना आने लगा। ज़िख़म ने झुककर इसके चेहरे को टिश्यू से साफ़ किया, और कम्फर्ट इस पर ठीक करते इसका हाथ एक लम्हे को रुक गया। इसके सूट में इसका दिलकश सौगवार हुस्न मज़ीद निखर गया था। ज़िख़म को जहाँ से इसे अपना सूट पहने देखकर खुशी हुई, वहाँ अपनी कोताही का भी शिद्दत से एहसास हुआ। इसे तो ये याद नहीं था कि एलीज़े को व्हाइट हाउस आने के बाद अपनी ज़रूरत की हर चीज़ की ज़रूरत है। ज़िख़म ने कल ही जाकर इस काम को अंजाम देने का सोचा। फिर वही इसके पास बेड पर नींदराज होकर देखने लगा। फिर इसका हाथ नरमी से अपने मजबूत हाथों में थामते हुए सरगोशी की कैफियत में इसके गाफिल वजूद से बोला, तुम्हें मेरी तरफ खातिर जीना है, लौटना है ज़िंदगी की तरफ। मेरा यकीन करो अलीज़े, मैं तुमसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत करता हूँ। काश तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो सकता। आरूज़गी की कैफियत में इसने अलीज़े के मुखरोदी हाथ को होठों से लगाया था। इसके बाद जज़्बात का एक तूफ़ान उठा था। ज़िख़म बेकरारी से इसके चेहरे पर मोहब्बत की बारिश करने लगा। फिर इसकी गर्दन पे मुँह छुपा लिया। कितनी देर इसकी खुशबू को खुद में उतारता रहा। फिर इसे होश आया कि अलीज़े की ड्रिप ख़त्म होने वाली है, और फिर ड्रिप के ख़त्म होते इसने टाइम के मुताबिक इसे दवा दी। और फिर जब थक कर इसके बराबर लेटा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इसने अलीज़े को अपने सार में लिया और तमाम लाइट्स ऑफ करके साइड छोटे लैंप पर रोशन की, जिससे रूम में खौफनाक उजाला फैल गया था। जल्द इसकी आंखों में नींद उतरने लगी। पुरसुकून होकर इसके सर पर थोड़ी रखकर सो गया। इसकी आँख खुली तो ज़िख़म इसके होठों से ग्लास लगा रहा था। इसने 2 घूँट पीकर बंद होती आँखों से इसे देखा, महसूस करना चाहा, मगर कमज़ोरी व नकाहट की वजह से इसे नींद आ गई थी। फिर इसने खुद को किसी की मज़बूत गिरफ्त में महसूस किया था। जब इसकी 2 बार आँख खुली तो रोशनी हो चुकी थी। रात जैसा अंधेरा नहीं था।
इसे खुद पर किसी भारी वज़न महसूस हुआ। इसे थोड़ा-सा उठकर दाएँ तरफ देखा तो बेख़बर सोए ज़िख़म का हाथ इसके ऊपर था। वो गुस्सा करना चाहती थी मगर इसकी आँखें चंद लम्हे के लिए सख्त हो गईं। मर्दाना वजह को मुकम्मल शाहकार न जाने कितने दिलों की धड़कन था। काही कलर के शलवार सूट में वाइट शॉल दाएँ कंधे पे अपने मखसूस अंदाज में लिपटी हुई थी। अलीज़े की फ़िक्र में वो चेंज करना भी भूल गया था। ज़ेख़म की खूबसूरत गहरी आँखों न जाने कौन-सा हसीन ख्वाब देख रही थी, खड़ी मखरून नाक जिसके आगे वो किसी को खातिर में नहीं लाता था, मगर इसके आगे न जाने क्यों हार गया था। इसे एक लम्हे को हैरत हुई, ऐसी क्या खूबी थी इसमें जो वो इसके पीछे यूँ पागल हुआ फिर रहा था। घनी मूँछों के नीचे होंठ जो कसरत से सिगरेट पीने की वजह से लाइट ब्राउन हो गए थे। इसके खुले गिरबान से गोल्ड की चेन झाँक रही थी। वो थक कर फिर लेट गई। अलीज़ा की आँखें एक बार फिर इसके चेहरे की तरफ उठी थी। ज़िकम खान के बाल, इसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे। न जाने क्यों इसका दिल चाहा वैसे हों ही सोता हुआ देखती रहे, मगर इसने अपने अंदर की आवाज़ को दबा डाला और सख्ती के साथ आंखें बंद कर लीं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ये सामने बैठा शख्स भी महज शराब के सिवा कुछ नहीं है। अपने आप को धोखा देते हुए नींद की वादियों में उतर गई। और जब दोबारा इसकी आंख खुली तो ज़िकम शावर लेकर बिल्कुल तैयार था। वाइट ग्लव लगे सूट में इसकी वजाहत और बढ़ गई थी। गुड मॉर्निंग, अब तुम्हें बुखार नहीं है? ज़िख़म ने झुककर इसका माथा चेक करते हुए कहा तो वो उठने लगी, जिस पर ज़िख़म ने अपने मजबूत हाथों से सहारा देकर इसे बिठाना चाहा तो इसके सहारे और छूने के एहसास से जल्दी से उठने की कोशिश में उठी तो कमज़ोरी में नखाहट के बाद एक लम्हे को इसको चक्कर आ गया। इसका ज़िख़म के शाने से सर जा लगा। तुम ठीक हो ना? इसने नरमी से इसका गाल थपथपाया। अलीज़े का चेहरा जर्द हो रहा था। आँखों के गहरे हल्के पड़ चुके थे। महज चंद दिनों में इसकी सारी तवानाई व ताकत को हालात ने निचोड़ डाला था। हाँ, मैं ठीक हूँ, वह बमुश्किल दज़रती आवाज़ में बोली। इसकी झिझक महसूस करके ज़िकम ने ज़रकुल को इंटरकॉम पर बुलाया जो सुबह ही गाँव से आई हुई थी। ज़रगुल बीबी को फ्रेश होने में मदद करो और फिर नाश्ता लेकर आओ, आज ये मेरे सामने करेगी। इसके हुक्म पर अलीज़े की नज़र इस पे उठी मगर वो बेनियाज बना कमरे से बाहर आ गया। इसने अलीज़े की बहुत हठधर्मी बर्दाश्त कर ली थी, अब अपनी करना चाहता था। ज़रगुल ने इसे सहारा देना चाहा तो इसने इनकार कर दिया। ड्रिप की वजह से इसकी कमज़ोरी दूर हो गई थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती वॉशरूम में गई, फिर मुँह हाथ धोकर वापस आई तो ज़रकुल नाश्ता की ट्रॉली समेत इसके मुंतज़िर थी। वो खामोशी से आकर सोफ़े पे बैठ गई। ज़िख़म के आते ही ज़रकुल कमरे से बाहर निकल गई। अलीज़े को यूँ ही सख्त बैठे देखकर इसने जूस का गिलास इसके सामने रखा और टोस्ट पर जैम लगाने लगा। मैं ये नहीं खाऊँगी, इसलिए आप प्लीज़ ज़हमत मत करें। इसने रुक-रुक कर सर्द महरी से कहा, अगर अब नहीं खाओगी तो मर जाओगी। वो छुरी पटाकर इसकी बेईमानी ज़िद पर आजिज़ आ गया था। मुझे ज़िंदा रहकर करना भी क्या है? मुझ जैसे गंदे और इल्ज़ाम लगे लोगों की जगह कब्र ही होती है। इसका मायूस लहज़ा ज़िक़म को गमज़दा कर गया। तुम कोई इल्ज़ाम या गंद नहीं हो, तुम पाकीज़ा मासूम और तुम्हारी सच्चाई और पाकीज़गी का गवाह मैं खुद हूँ, तुम्हारा अपना अगर तुम समझो तो। ज़िक़म ने इसका हाथ पकड़कर बड़ी मोहब्बत से कहा, जो अपने थे उन्होंने मेरा एतबार नहीं किया तो मैं किस तरह तुम्हारा एतबार कर लूँ? मैंने तो ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं की, एक तरह से ख्वाहिश व ख्वाब था इज़्ज़त से जीने का, वो भी छिन गया मुझसे। मैं किस तरह तुम्हारा एतबार करूँ? मुझसे तो मान मोहब्बत ही छीन ली गई। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट-फूट कर रोने लगी। ज़िख़म उदास और बेबस नज़रों से उसे देखने लगा। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो इस लड़की के आगे हार रहा हो। वो लम्हा बेलम्हा अपने से दूर होती हुई महसूस हो रही थी और उसके दूर जाने से इसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा रोज़ बरोज़ हो रहा था। वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अगर इसे कुछ हो जाता तो दूसरी सांस इसकी भी नहीं आती। ऐसी जुनूनी मोहब्बत हो गई थी ज़िक़म यार ख़ान को अलीज़े तैमूर अली से। नहीं, ऐसे नहीं कहो एलिज़े, मैं तुम्हें एतबार दूँगा जो टूट गया है, हर वो चीज़ जो तुम्हारी ख्वाहिश थी। सिर्फ़ एक बार मेरा यकीन करो, आप प्लीज़ नाश्ता कर लो। बेबस लहजे में नरमी से बोला क्या कर सकता था वो भी। मुझे नहीं करना नाश्ता, वो आँसू पोंछते किसी नाराज़ बच्ची की तरह ज़िद से बोली और उठ खड़ी हुई।
तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बेमायने नहीं कि जो तुम लोगों के पीछे जो तुम्हें छोड़ गए हैं बर्बाद कर डालो। मैं खड़ा बेवकूफ़ों की तरह तमाशा देखता रहूं? तुम्हें किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए जीना है। अब नाश्ता करती हो या मैं ज़बरदस्ती तुम्हें खिलाऊं? ज़िख़म ने बड़े इस्तेहाक भरे अंदाज में इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब गिराते हुए कहा। वो लम्हे भर को इस दर्जाए कुर्बत में हरासा हो गए। इसकी गर्म सांसें अलीज़े को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो तो इस रिश्ते को बुलाई बैठी थी जो हाँ करती इसके नाम के साथ जोड़ा गया था। वो इसके वजूद का मालिक बन गया था। अलीज़ा जैसे तड़प कर इसकी गिरफ्त से निकली थी। लम्हे भर को इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाया था, कमज़ोरी के बाइस, मगर इसे महसूस नहीं होने दिया और कमज़ोर लहजे में सोफे पर इसे थोड़ा दूर होकर रुख मोड़े मोड़े ही बोली, मैं नाश्ता कर लूँगी, आप जाएँ यहाँ से। इसके ग्रेस को महसूस करके ज़िख़म जैसे ज़ेर लब मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया ताकि वो आराम से नाश्ता करे। वो अभी इसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। नाश्ता तो वो अपने वक्त पर कर ही चुका था, इसका बस खिलाना था। अब इसके राज़ी होने पर वो बाहर आ गया था। इसका इरादा ऑफ़िस के कुछ काम निपटाने के बाद अलीज़ा के लिए शॉपिंग करने का था। इसने घड़ी में टाइम देखा, दिन के 11:30 हो रहे थे। ऑफ़िस को वो 3-4 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सका था, मगर वो ज़रगुल को अलीज़ा के पास भेजता, खुद पोस्ट में घड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। दोनों दोस्तों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोई थी। फिर अर्शिया ने इसकी तबीयत के ख्याल से खुद को संभाला। अली से तो इस हादसे के बाद टूट गई थी, खुद को कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी। बात बात पर रोना आ रहा था इसे। ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम ज़ेख़म भाई को कहाँ मिली? अर्शा के पूछने पर इसने सब इसे बता दिया। ओह माय गॉड! इतना सब तुम्हारे साथ हो गया और तुम्हारे मामू और उनकी फैमिली ने तुम्हें ढूँढने के बजाय खुद ही गायब हो गए। अर्शा का हमारे गुस्से के बुरा हाल था। नुसरत बेगम ने क्या-क्या फ़ुज़ूल नहीं बोला था इसके बारे में। छोड़ो तुम, मेरी किस्मत ही ख़राब है तो कोई क्या कर सकता है? अलीज़ा ने मायूसी से कहा। वो ज़िंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई थी। इसी वक़्त ज़रकुल चाय लेकर आ गई। बीवी साहब, ख़ान ने कहा कि आपको बाहर लॉन में ले जाऊँ जब अर्शिया बीबी आए। अर्शी को वो जानती थी, ज़वार के साथ वो फार्म हाउस आती रहती थी और ज़रकुल पहले वहीं होती थी। अब ज़िख़म वहाँ होता था। तुम चलो हम लोग आते हैं। अली से इसे इनकार करने ही वाली थी जब अलीशिया बोल उठी। चाय पीकर वो लोग बाहर आकर झूले पर बैठी। अलीज़ा को यहाँ आकर बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। लॉन किसी परेशान की तरह, हर तरह के नया फूल थे। छोटी सी मस्नूई झील बनाई गई थी जिसमें वाइट बतख तैर रही थी। पूरे लॉन में वाइट ही टाइल्स गए थे जो किसी कांच के पीस की तरह चमक रहे थे। ऊंचे ऊंचे दरख्त पार्किंग के बाद लॉन में आने के बाद बीच में 4-5 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये घर आबादी से दूर बनाया गया था। आसपास जंगल ही जंगल था, इसलिए यहाँ पर कुदरती खूबसूरती ज़्यादा थी। अर्शा को अरियान लेने आया तो वो इससे मिलकर बाहर आ गई। तुम्हारा क्या रहने का इरादा था? इसकी गाड़ी में आकर बैठते अरियान ने सुलग कर पूछा। 4 घंटे से इसे 10 मिनट कहकर टाल रही थी। अब वो तंग आकर खुद ही लेने आ गया तो भी आधे घंटे के बाद बाहर आई, जिससे अरियान का गुस्सा का कर्फ्यू बढ़ गया था। अब इतनी खूबसूरत जगह पर तुम मेरे लिए घर बना कर तो दे तो नहीं सकते, इसी दूसरों की चीज़ों से दिल बहलाना पड़ता है। हाँ सही कहा तुमने, मैं ठहरा गरीब बंदा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, कब्र में तुम्हारी इस जगह और बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। इसने अर्शिया को तसल्ली दी। क्या क्या कहा तुमने कमीने इंसान? मैं तुम्हें ना जान से मारूंगी तो कब्र तुम्हारी नाले में बनवा दूंगी। दोनों हाथों से इसे मारते हुए बोली गई। अरे अरे रोको यार, क्या कर रही हो? गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है। देखो गाड़ी रुक गई तो शेर आ जाएगा हमारी आवाज़ सुनकर। इसके 1 मिनट को हाथ ना रुकते देखा अरियान ने डराया। क्योंकि क्या कह रहे हो? इसके हाथ ऐसे रुके जैसे 5 चाबी वाली गुड़िया। जंगल में शेर ही आएगा ना, सलमान खान तो आने से रहा, इस पर तुम गाड़ी चलाने नहीं दे रही हो। अरियान ने अपनी हंसी रोकी। इसकी हालत देखा ये सुनकर अर्शिया बीबी फौरन मुल्लानी बन गई, आंखें बंद, सर पे दुपट्टा और दोनों हाथ आपस में जुड़कर मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। घर की गेट पर रुकते ही अर्शिया ने आंखें खोली। अरियान बिना आवाज हंस रहा था। अब वो देख तो नहीं रही थी। वैसे तुम पढ़ क्या रही थी? वो गाड़ी से बाहर निकल रही थी। इसने पूछा। अर्शे की हालत अब खौफजदा थी। वो मैं दुआ मांग रही थी, शेर आए तो इसे मैं नजर ना आऊं क्या? और मेरा क्या? मुझे क्या देख ले चाहिए? अरियान का तो सदमे से बुरा हाल था। तो इस घर का जंगल आप किसी को तो वो लेकर ही जाता ना। सारी दुआएं तो कबूल नहीं होती एक के साथ।
अब ऑफिस जाओ, क्या घुरे जा रहे हो, काम चोर कहीं के। ये कह के आर्यन को साथ छोड़कर घर के अंदर चली गई। समझ नहीं आता मैंने इसे डराया या इसने मुझे। वो खुद से बड़बड़ाया। 10 करोड़ अपनी जगह बहुत अहमियत रखते थे और ज़लील खान ने इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक तवाइफ को हासिल करने के लिए ज़ाया कर दी और इस पर निकाह भी कर लिया। शबीर अली खान जैसे ज़मीर गुल की ज़बानी इसके इंकशाफ पर अंगारों पे जा बैठे थे। जब से ज़ईख़म ने इस लड़की को पसंद करके इनसे रिश्ते की बात की थी, इस वक्त से वो ज़ीख़म खान पर नज़र रखे हुए थे। ज़मीर गुल को उन्होंने ज़ीख़म यार खान के वाइट हाउस में इसके सारे मामलात की खबर लेने के लिए रखा था। इसके ज़रिए इन्हें ये बात पता चली थी। अब किसी ज़ख्मी शेर की तरह धाड़ रहे थे। लेकिन ज़ीख़म खान को इस मुखबरी की खबर नहीं थी, वरना वो अब तक ज़िंदा नहीं रहता। खान जी, इस लड़की का सौदा खानम बाई की लालकोठी में हुआ था और छोटे खान ने ये रकम चेक की सूरत में अदा करके लड़की के साथ अपने ख़ास बंगले में शिफ्ट हो गए थे। वो लड़की कौन थी, इनका सोचों में डूबा ज़हन साए-साए कर रहा था। वो तो ज़ीख़म को गैर बरादरी में शादी की इजाज़त नहीं दे रहे थे, कच्चा के किसी तवाइफ ज़ादी को ख़ानदानी बहू तस्लीम कर लेते। इन्हें ऐसा लगा था माज़ी एक बार फिर पलट कर आ गया है। लेकिन अब तो सामने इनका अकलौता बेटा था जो इस ख़ानदान की आखिरी उम्मीद भी था। आखिर वो बागी हो गया तो वो क्या करेंगे? इनके रगों में लहू की जगह जैसे गुस्से अंगारे बनकर दौड़ने लगा था। मालूम हुआ कि लड़की खानम की नवासी और बेइंतहा हसीन है। पहली बार खानम भाई ने इसे मुतारिफ करवाया था। वो मुद्दाना अंदाज में जवाब देकर वो सर झुकाकर खड़ा हो गया, जबकि शब्बीर अली खान इस खबर के बाद सदके और बेचैनी से उधर चक्कर काट रहे थे। इन्हें बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना है। हाँ जी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे व्हाइट हाउस में भी पहुँचना है। छोटे खान मेरी गैर मौजूदगी में कहीं मुझे फ़ोन ना कर लें। इसके फ़िक्रमंद अंदाज़ पर वो सैयद मैरी से बोले, जाओ और कोई नई खबर हो तो मुझे कॉल कर लेना। इनका हुक्म मिलते ही वो रुखसत हो गया। जबकि वो अपनी परेशानी में गुम ऐसे टहल रहे थे कि तैमूर अली खान के आने का पता भी नहीं चला। सलाम लाला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तैमूर अली खान का अंदाज़ सपाट था। इनकी आवाज़ पर वो चौंके और फिर सोफ़े में बैठकर सोफ़े की पुश पर हाथ फैलाए हुए सिगार का गहरा गश्त लेते हुए बोले, मुझे भी तुमसे ज़रूर बात करनी है। उठो। ज़िख़म भी इन्हीं रास्तों पे चल पड़ा जिन पर कभी तुम चले थे, लेकिन वो जानता नहीं मुझे जब भी अपनी जान से प्यारे भाई को छोड़ सकता हूँ, तो वो क्या चीज़ है? इसे समझाओ वापिस छोड़ आए इस लड़की को जहाँ से लाया है, या कुछ दिनों बाद चाहे तो। मगर इसे हम अपने ख़ानदान की बहू तस्लीम नहीं करेंगे और अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम मजबूर लड़की को ही रास्ते से हटाना होगा। तुम समझाओ इसे, कुछ हाथ नहीं आएगा इसके। वो गुरूर से बोल रहे थे जैसे किसी इंसान के बारे में नहीं, जानवर की बात कर रहे हों। नस्ली होना चाहिए। तैमूर खान बहुत अफ़सोस से इनको देख रहे थे।